देखिए, देश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। कारण क्या? कारण यह कि जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, उसी वक्त कहा था कि अगर सरकार बनती है तो 6 महीने के भीतर यूसीसी लागू करेंगे। अब उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी यूसीसी लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार अगले सप्ताह विधानसभा के विशेष सत्र में इस संबंध में विधेयक पेश करेगी, जिसकी मंजूरी स्पीकर से मिल चुकी है। अब यह कहा जा रहा है कि अगर यह विधेयक पारित हो जाता है तो पश्चिम बंगाल में भी यूसीसी लागू करने वाला प्रक्रिया जो है पूरी वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी ये पूरी प्रक्रिया मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में अगर हम कहें तो चल रहा है, जिसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी शामिल है। अब अगर बंगाल में ये प्रक्रिया शुरू होती है और लागू हो जाता है तो देश का चौथा बीजेपी शासित राज्य बन जाएगा बंगाल। सरकार का दावा है कि इस कानून का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और लिव इन संबंधों से जुड़े मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। इसी के साथ महिलाओं के अधिकार को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। साथ ही साथ सरकार ने महिलाओं को बढ़ावा देने यानी कि महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता बताई है। बताया तो ये भी जा रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार असम मॉडल को आधार बनाकर आगे बढ़ रही है और हालांकि दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र और जंगल महल के कुछ जनजातीय समुदाय को उनकी पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था और संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए यूसीसी के दायरे से बाहर रखने का भी इस पे विचार हो रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि आगे जब इसको लेकर बातचीत होगी, जब समिति बनेगी, जब अलग अलग विविधताएं पाई जाएंगी तो फैसला उस आधार पर होगा। अब इस पर अंतिम फैसला विधेयक पेश होने के बाद ही साफ होगा। देखिए, इस प्रस्ताव के सामने आने के बाद से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी इसे समान कानून, सुशासन और महिलाओं के अधिकार से जोड़कर पेश कर रही है, जबकि विपक्ष धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का मुद्दा उठाकर इसका विरोध करने की तैयारी में। लेकिन सवाल यह है कि इस देश में अल्पसंख्यक हो या फिर बहुसंख्यक, कानून क्या सबके लिए अलग अलग है? जब संविधान सबसे ऊपर है तो आखिर संविधान के दायरे में सब क्यों नहीं है? विधानसभा के विशेष सत्र पर सबकी निगाहें टिकी हैं, जहां यह साफ होगा कि यूसीसी का यह प्रस्ताव किस स्वरूप में आता है और राज्य की राजनीति में इसका क्या असर देखने को मिलेगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। नहीं, एकदम होना चाहिए। कारण यूनिफॉर्म सिविल कोड देश का बहु राज्यों में लागू हो गया, बंगाल में भी होना चाहिए। कारण देश एक है, जनता एक होना चाहिए और सारे धर्म का नाते लोग अलग अलग बांटेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मांग बहुत पुराना मांग है, सब नागरिक का मांग है। धर्म का आधार पर कोई कानून हो, ऐसा हो नहीं सकता ऐसा धर्मनिरपेक्ष देश में। इसलिए देश जब धर्मनिरपेक्ष हो, कानून भी धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड बंगाल में होगा, एक प्रोसीड्योर होता है, हम लोग असेंबली में बताऊंगा। एक कमेटी बनता है एक सिटिंग जज के नेतृत्व में। गुजरात, उत्तराखंड, आसाम में जिस तरीके से हुआ प्रोसीड्योर मानते हुए होगा, बाकी असेंबली में मानने बताऊंगा मैं। सोमवार प्रस्ताव किया जाएगा। मैं तो और हम लोग इसके खिलाफ है, क्योंकि एक तो मुसलमान समाज के पास जवाहरलाल नेहरू ने आश्वासन दिए थे कि जब तक मुसलमान समाज नहीं मानेंगे तब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड चालू नहीं होगा। हमारा संविधान में जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के 44 धारा में यह है कि स्टेट शैल एंडेवर, मतलब राष्ट्र कोशिश करेंगे। तो कोशिश तो पूरा नहीं हुआ, अचानक लाया गया। अभी तक भारत में केवल 3 राज्य, गुजरात, उत्तरांचल और असम में ये चालू हुआ। ये तो बीजेपी का कम्युनल एजेंडा है, इसलिए पहले से वो लोग बताए। अमित शाह भी अनाउंस किया था। तो हम देखेंगे कि कम्युनल एजेंडा कैसे बीजेपी रूप देते हैं। नहीं, हम ये नहीं आशा करते हैं। बीजेपी एक ऑथोरिटेरियन पार्टी है, वो कम्युनल एजेंडा जरूर लागू करने चाहेगा, तो देखा जाए।
मेहमान जुड़ गए हैं, श्याम प्रसाद जुड़ गए हैं हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के, शान खान प्रवक्ता कांग्रेस से और संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले श्याम जी, आप इससे शुरुआत करेंगे क्योंकि अब आप लोगों के लिए एक और उपलब्धि इसमें ऐड होनी जा रही है अगर बंगाल में लागू हो जाता है तो, क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बारी बारी से हर बीजेपी शासित प्रदेश में इसको लागू करेंगे। बंगाल हो सकता है चौथा राज्य बने, क्या तैयारी, कैसी तैयारी? आदरणीय मुख्यमंत्री है, उन्होंने तो बता ही दिया है जो आने वाले क्षेत्र में सोमवार को इस बारे में ज्यादा बताएंगे। जो ये देश का एक कानून है और हम लोग जो चाहते हैं, जो यूनियन सिविल कोड भारत का सभी नागरिक के लिए है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना और भरण पोषण के जैसे नागरिक मामले में समान कानून लागू हो, तो ये तो अच्छा है। ये तो अच्छा है क्योंकि एक देश एक ही आईन होना चाहिए सबके लिए। हम हिंदू है, हमारा अलग रहेगा, कोई मुस्लिम है उनका अलग रहेगा, ऐसे नहीं हो सकता। जब हम मानते हैं जे महिलाओं को और पुरुषों को समान सशक्तिकरण होना चाहिए, तो सिविल कोड में गलती कहाँ है? ये तो आना चाहिए, हर स्टेट में आना चाहिए। और हम लोग तो चाहते हैं कि बंगाल में शुभेंदुदा जो डिसीजन लिया है इसको हम स्वागत करते हैं। ठीक तो है, बंगाल में लागू होना चाहिए। श्याम प्रसाद जी, आप इस बात को लेकर आश्वस्त करते हैं कि यूसीसी लागू हो जाएगा तो जो ध्रुवीकरण, जो तुष्टीकरण अब तक होता आया है महिलाओं पुरुषों को लेकर, जो एक अलग सी नीतियां होती रही हैं, कानून बनते रहे हैं और अलग अलग उनका प्रभाव भी देखने को मिला है, इससे बंगाल वासियों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, इस बात के लिए आप आश्वस्त करते हैं? एकदम सुप्रिया जी, हम ये आश्वस्त करते हैं। जैसे देखिए हमारे यहाँ पे बहुत महिलाएं हैं जिनके हम चाहते हैं अगर हमारे घर में हमारे बेटी हो, बेटी का जैसे हमारे बेटी का लिए आईन एक होना है, ऐसे ही कोई मुस्लिम भाई है उनके घर में अगर महिलाएं हैं उनको भी एक होना चाहिए। अगर मेरे बेटी को कोई डिवोर्स देके छोड़ देता है और उनको फिर उस घर में वापस जाना होता है तो हम लोग कानून के दायरे से या म्यूचुअल करके आते हैं। ऐसे में मुस्लिम महिलाओं के लिए भी होना चाहिए, उनके चार और पुरुषों के साथ संबंध होके आना, ये तो हम अपने बेटी के लिए नहीं मांगते, तो हम कैसे मुस्लिम जो भाई है उनके बेटी के लिए मांगे? हम तो चाहते हैं सबको एक हो और आश्वस्त करते हैं बंगाल में कोई तुष्टीकरण नहीं होगी, एक देश एक आईन होगा। यूसीसी का जो प्रावधान है वो एकदम सही तरीके से यहाँ पे लागू होगा और सबको समान अधिकार मिलेगी। एवं जो खरगोश हो या अलग अलग जो है यहाँ पे प्रावधान सब सही तरीके से यहाँ पे इंप्लीमेंट किए जाएंगे। ठीक है दादा, ठीक है। हमारे साथ शान खान जुड़े हुए हैं, शान खान के पास चलते हैं। शान खान जी, क्या समस्या है अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो रहा है तो आप लोग कह रहे हैं कि बाकी के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अब एक एक मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। अब एक मुद्दा ये भी है कि जाहिर बात है अगर संविधान सबसे ऊपर माना जा रहा है, आप लोग संविधान की कॉपी लेके घूम रहे हैं, राहुल गांधी संविधान की कॉपी अपने हाथ में लेकर सालों भ्रमण करते हैं और भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, लेकिन जब संविधान की बात आती है, जब सिविल कोड की बात आ रही है, सबको समान अधिकार मिलने की बात आती है, तब आप लोग उसका विरोध करने लगते हैं। तो आप लोगों का कौन सा चेहरा हम सही माने? देखिए सुचित्रा जी, प्रथम तो जो व्यक्तिगत कानून है जिसको पर्सनल लॉ कहा जाता है, उसे संविधान मान्यता देता है। संविधान की धार्मिक स्वतंत्रता के जो अनुबंध है उसके अंतर्गत सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने व्यक्तिगत कानूनों, पर्सनल लॉ पर अमल करने और उसी के अनुसार अपने नागरिक निर्णय का निपटारा करने का अधिकार है। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी समान नागरिक संहिता क्यों ला रही है, तो इस भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों, अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए, उसे छुपाने के लिए ऐसे काम करती रहती है जिससे एक अलग प्रकार की बहस देश में छिड़ी रहे और इनकी नाकामियों, इनकी विफलताओं पे किसी का ध्यान ना जाए। और समान नागरिक संहिता की आवश्यकता नहीं है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। विधि आयोग ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसके बावजूद भी भाजपा ये कर रही है, विधि आयोग का भी नहीं मान रही है, क्योंकि इनको अपनी हिंदू मुसलमान की भट्टी को गरम करके रखना है। अच्छा। अब एक देश एक कानून की ये बात करते हैं, दुहाई देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में हिंदू विवाह अधिनियम में सापिंड विवाह को निषेध किया गया है, बावजूद उसके दक्षिण भारतीय राज्यों में, महाराष्ट्र में मामा की बेटी से, चाचा की बेटी से हिंदू लोग के ही विवाह हो रहे हैं। तो कैसे हो रहे हैं? क्या वो हिंदू नहीं है? बिल्कुल वो हिंदू है, क्योंकि वो उनकी प्रथा है और किसी भी धर्म की, किसी भी समुदाय की प्रथा को रोकना। शान खान, तीन तलाक सही या गलत? अरे भाई,
बताइए। सुचित्रा जी पहले बोलने दीजिए मुझे, बोलिए बोलिए। ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया कि दक्षिण भारत के लोग, महाराष्ट्र के लोग सपिंड विवाह कर रहे हैं, जबकि हिंदू विवाह अधिनियम में इसको निषेध किया गया है, क्योंकि यह प्रथा है। आप कृष्ण जी की बात करेंगे तो कृष्ण जी ने अपनी बुआ की 2 पुत्रियों मित्रविंदा और भद्रा से विवाह किया था। आप अर्जुन की बात करेंगे तो अर्जुन ने कहा सर, कहा ये जो जानकारी आप लेकर आ रहे हैं सर, रुकिए ना सर, जब आप कृष्ण जी को लाए तो ये भी सुनिए ना कि क्या, जब आप संविधान की बात करते हैं तो 18 साल से नीचे तो शादी नहीं कर सकते। आपके में तो 11-11 साल की, 9-9 साल की लड़कियों से शादी हो रही है। पहले सुन तो लीजिए। नहीं सर, जब बात संविधान की हो रही है, आप बीच में कृष्णा को लेकर आ रहे हैं। आप सुन तो लीजिए, पहले सुन तो लीजिए सर। जब आपके पैगंबर सर कम उम्र की लड़की के साथ शादी करते हैं, जब उनके साथ निकाह करते हैं, नहीं सर आप भी सुनिए ना थोड़ा, आप भी सुनिए ना। अब तक सुना ना आपको, अब तक सुना ना आपको। 3 तलाक पर आपकी जुबान क्यों चुप हो जाती है? नहीं सुनेंगे ना, क्यों चुप हो जाती है? क्योंकि सर आप बीच में भगवान ले आए तो अब आपको सुनना भी पड़ेगा। सुचित्रा जी सुन तो लीजिए, बताइए। पहले आप उदाहरण थोड़ा सा हटके दीजिए, मैं आपको सुन रही हूँ, बहुत शांति से सुन रही हूँ, उदाहरण हटके दीजिए। अर्जुन ने अपने मामा की पुत्री सुभद्रा से विवाह किया था, तो ये एक प्रथा है। भारत में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, उनकी अपनी अपनी प्रथा है। आज भी भारत में द्रौपदी प्रथा का पालन होता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कुछ समुदाय ऐसे हैं जो द्रौपदी प्रथा का पालन करते हैं। आप लोगों के पैगंबर ने, सुनिए ना, आपके पैगंबर ने कम उम्र की लड़की से शादी की, इसीलिए आप लोग के यहाँ 9-10 साल की लड़कियों से शादी करने की प्रथा है क्या? पहले सुन लीजिए सुचित्रा जी, आपको ज्ञान नहीं है, पहले सुन लीजिए। आप इनका जरा ऑडियो डाउन कीजिए, इनका ऑडियो डाउन कीजिए। नहीं, आपका ऑडियो डाउन होगा सर। अगर आप बीच में भगवान को लाएंगे तो सुनना आपको भी पड़ेगा, और जब सुनना पड़ता है ना, तब ये मत कहा कीजिए कि आपको ज्ञान नहीं है, आपको ज्ञानवर्धन की जरूरत है। ज्ञानवर्धन की जरूरत आपको है। आपके पैगंबर ने किया था बच्चियों से शादी, इसीलिए आपके यहाँ पे बच्चियों से शादी करते हैं क्या? 18 साल के नीचे से लड़कियों की शादी होती है। आप बात करते हैं कि अधिकार जो पर्सनल लॉ बोर्ड की है, ये संविधान को भी मान्यता मिली है, तो क्यों शाहबानो को जाना पड़ा था सुप्रीम कोर्ट? बताइए जरा, क्यों जाना पड़ा शाहबानो को सुप्रीम कोर्ट? क्यों इतने दिन उसने धक्के खाए? आप लोग बात करते हैं, कुछ नहीं मिलता है तो आप उठ जाएंगे, फिर कृष्णा को लेकर आएंगे, अर्जुन को लेकर आएंगे। अरे अपने पे बात कीजिए ना, अपना उदाहरण दीजिए। संदीप जी आपके पास आ रही हूं। अब सुन रहे हैं समान नागरिक संहिता को लेकर पूरे देश भर में, इससे पहले भी राहुल गांधी ने भी कई ऐसे बयान दिए हैं जिसमें ये है कि लागू नहीं होना चाहिए, तुष्टीकरण की राजनीति है। जाहिर बात है कई मुद्दे हैं देश में जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन ध्यान देने की जरूरत तो ये भी है ना सर, ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर संविधान के दायरे में आके कोई मर्डर का आरोपी है, उसको आजीवन कारावास हो रहा है, तो ये पर्सनल लॉ बोर्ड को ध्यान में रखते हुए उनको वो सजा नहीं मिल रही है, वो चीजें नहीं हो रही है। 3 तलाक जब सब बैन हुआ था तो पूरे देश भर में हो हल्ला हुआ। अब जब ये चीजें लागू हो रही हैं तो इससे समस्या कहां पे उत्पन्न हो रही है? क्यों राजनीतिक दल आपस में इस तरीके से तू मैं कर रहे हैं? देखिए सुचित्रा जी, राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप और लैग पुलिंग की राजनीति एक पार्ट है हमारे देश में। जो दल सत्ता में होता है वो अपनी बात अपने तरीके से रखता है और विपक्ष उसकी टांग खींचता है, ये तो एक राजनीति है। लेकिन हकीकत ये है कि देखिए, समान नागरिक संहिता अगर आती है तो उसका स्वागत होना चाहिए और एक देश में एक कानून होना चाहिए सभी के लिए। लेकिन कुछ मामलों में ये हमें और आपको ठीक लगता है और कुछ मामलों में प्रॉब्लम लगती है। जब बात मुस्लिम्स की करते हैं तो हमें लगता है ये आना चाहिए, लेकिन जब हम हिंदुओं की ही बात करते हैं कि हम जो हिंदू हैं, जैसे आप गुप्ता जी आप जनरल कैटेगरी में आती हैं, कोई एससी कैटेगरी में आता है, कोई एसटी कैटेगरी में आता है, कोई ओबीसी में आता है, तो जो हिंदू एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं उनको आपके ऊपर वरीयता दी जाती है। आपके 190 अंक आने के बाद भी आप रह जाते हैं, दूसरा व्यक्ति 60 अंक आने के बाद भी डॉक्टर भी बन जाता है, इंजीनियर भी बन जाता है, गवर्नमेंट आईएएस भी बन जाता है, पीसीएस भी बन जाता है। तो इससे पता चलता है कि इसका मतलब समान नागरिक संहिता तो नहीं है, आपकी क्वालिटी और आपकी एजुकेशन और आपकी एलिजिबिलिटी और आपकी योग्यता देखकर तो आपको अपॉइंट नहीं किया जा रहा है। तो कई चीजें हैं जिन पे सरकारों को काम करने की जरूरत है। बाकी जो समान नागरिक संहिता है वो चाहे रोजगार में हो, चाहे हमारी। संदीप जी माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, और जाहिर बात है कि इस पर काम करने की जरूरत है, संशोधन की जरूरत है, लेकिन इस तरीके से विरोध करना कई सवाल खड़े। श्याम प्रसाद जी, जब खुद मुख्यमंत्री इस बात को लेकर कह रहे थे कि हम इसको पेश करेंगे सदन में और विस्तार से बताएंगे कि हम कैसे कैसे मॉडल को जो है लागू करेंगे, इसमें यह भी कहा गया कि जो आदिवासी क्षेत्र में जितने भी वहां
के लोग हैं, आदिवासी हैं, उनको इस दायरे से बाहर रखा जाएगा। कैसे आप लोग इस तरीके से इस चीज को अलग करेंगे कि ये जो पर्सनल लॉ है और साथ में यूसीसी, कैसे इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे और वहां पर जो लोग मौजूद है उनको इस बात से समस्या ना हो, ये कैसे सुनिश्चित होगी? शुक्रिया जी। सरकार ने इसके बारे में चर्चा करेंगे बोले हैं। सरकार अपने जो उनके सुझाव है वो कैसे करेंगे वो सदन में बताएंगे। लेकिन हम लोग जो करने वाले हैं, हम लोग जो कार्यकर्ता है पार्टी के लिए, इसके लिए जो सुविधाएं हैं वो हम लोग नीच तक जाएंगे, सबको बताएंगे। क्योंकि जब भी इसका सही तरीका और सही जो मायरा जो इसके लिए लागू होना चाहिए ये सिर्फ पता नहीं चलेगा तो क्या होगा, जो अलग पार्टियां हैं वो अपने आप से जाके वहां पर भ्रम फैलाएंगे, जो इनके उपकार नहीं आएंगे, इनसे आपको जो स्वाभिमान है उसको ठेस पहुंचेगा। जब कुछ भी नहीं मिलता इन लोग को तो ये लोग झूठ के आश्रय लेते हैं। हम कहीं पे झूठ नहीं रखेंगे, हम सच के माध्यम से सबके पास जाएंगे। माता बहनों जिनका इसके बारे में कोई क्वेश्चन होगा उनको हम समझाएंगे, हम ग्रास रूट तक जाएंगे। सरकार जो भी डिसीजन लेंगे उसको हम नीचे तक लेके जाएंगे और सबसे बातचीत के ठीक है, लेकिन आप विपक्ष को कैसे संतुष्ट करेंगे? विपक्ष को कैसे संतुष्ट करेंगे? लगातार तो सवाल उठ रहे हैं, अब कैसे विपक्ष को आप लोग संतुष्ट करेंगे? कैसे उनकी, देखिए रजामंदी तो सबकी जरूरी होती है, पक्ष की विपक्ष की भी, तो आप लोग कैसे है ना संतुष्ट करके हामी भरवाएंगे? देखिए विपक्ष तो 3 तलाक जब हम लोग रद्द किए थे तब भी उन्होंने बोले थे कि आग लग जाएंगे, भारत में हम लोग चैन से रहने नहीं देंगे, हो नहीं सकता, ये हमारे कानून के खिलाफ है। हमने रद्द किया, क्यों? क्योंकि महिलाओं को हमने समझाया, जो मुस्लिम हमारे माँ बहनें हैं उनको भी हमने समझाया जे ये रद्द होना चाहिए 3 तलाक। क्योंकि 3 तलाक में कहीं पे माँ बहनों को एक प्रावधान है कि उनके शादी जो है रजिस्ट्रेशन में नहीं होती थी, वो 3 तलाक बोल दिए और किसी भी माँ बहन को वहां से निकाल दिया गया और 1, 2, 4 शादी करते जा रहे हैं। अभी इन लोग का प्रॉब्लम क्या है, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और तलाक दे दिए, उनके जो भरण पोषण है वो लोग देते नहीं थे, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब इनको देना पड़ेगा। ठीक है संदीप जी आपके पास आते हैं, संदीप जी आपके पास आते हैं, क्योंकि बहुत सारे बदलाव इसमें किए जा रहे हैं, बहुत सारी जो नए कानून है इसमें जोड़ी जाएंगी, सबको जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, खासतौर पर जो लोग लिव इन में रहने वाले हैं। लेकिन आप जिस बात को लेकर बार बार आवाज उठा रहे हैं, और ये बहुत जरूरी भी है, जहां पर समान नागरिक संहिता की बात होती है तो सबको समान अधिकार भी मिलना चाहिए, लेकिन इस बात से भी तो डिनाई नहीं कर सकते ना कि एक ऐसा समुदाय भी है जो 4-4 शादियां करता है, 40-40 बच्चे पैदा कर रहा है, डेमोग्राफी में चेंज हो रहा है और आए दिन कत्लें हो रही हैं। सर अभी दिल्ली में 16 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। ऐसे में कैसे आप इस चीज को डिफरेंशिएट करेंगे कि ये जरूरी है और ये जरूरी नहीं है? देखिए सुचित्रा जी, बिल्कुल अगर कोई व्यक्ति आज के दौर में अर्जुन के टाइम की बात करता है, भगवान कृष्ण के टाइम की बात करता है और मोहम्मद साहब के टाइम की बात करता है, मुझे लगता है वो पागलपन है। क्योंकि वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। अब हम संविधान से चलते हैं। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, हमारी कानूनी व्यवस्था है, हम लोग पॉपुलेशन के बारे में सोचते और समझते हैं। तो ऐसे में ना ये अधिकार हिंदुओं को होना चाहिए, ना सिखों को, ना मुस्लिम्स को। और मुस्लिम समाज में जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है। जहां औरत को केवल मनोरंजन का साधन समझा जाता है, बच्चे पैदा करने की मशीन समझा जाता है, जबकि वो बराबर की इज्जत रखती है, बराबर की वो हकदार होती है, इसीलिए उसको गृहिणी कहा जाता है और पति पत्नी का बराबर का एक दर्जा होता है। तो इन चीजों पर वाकई काम करने की जरूरत है। और जो ये बहुत ज्यादा शादियां हैं, 2 शादियां, 3 शादियां, 4 शादियां, इन पर सख्ती से प्रतिबंध होना चाहिए। और मैं तो ये भी मानता हूं कि हमारे देश की जो व्यवस्था है या ये जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, जो हमारी धरोहर है, वो ये जो आजकल लिव इन रिलेशनशिप वाला मामला है, ये भी एक यूरोपियन कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, ये हमें सूट नहीं करती। कोई माँ बाप ऐसा नहीं होगा। अब ये देखना होगा कि आगे चलकर सरकार इस पे क्या फैसला लेती है, किस तरीके से इसके मसौदे को आगे बढ़ाती है। बंगाल में प्रक्रिया शुरू हो गई है, इंतजार है सोमवार का, जब शुभेंदु अधिकारी इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और शान खान डिबेट छोड़कर चले गए क्योंकि उनको सच सुनना पड़ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे। चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहे सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।